जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज की तारीख है 17 जनवरी और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। किस विभाग ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए आयुष बीमा पॉलिसी शुरू की है? विभाग आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों का विभाग। क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर क्या है? आप लोग ज्यादातर सोचेंगे कि अरे केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना है तो ये स्वास्थ्य विभाग होगा। स्वास्थ्य विभाग नहीं है, वित्तीय सेवा विभाग है जिसने इसको शुरू किया है। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए आयुष बीमा की शुरुआत वित्तीय सेवा विभाग ने ये की है। और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए आयुष बीमा की शुरुआत ये जो की गई है, इसमें अस्पताल में भर्ती होने पर 10 लाख या 20 लाख रुपए का कवरेज प्रदान किया जाएगा। 10 लाख 20 लाख रुपए का ये कवरेज होगा। अब इसमें जो बीमा कंपनियां होंगी, लाभार्थी जो बीमा कंपनी है और ग्राहक जो है, तो बीमा कंपनी 70 और ग्राहक जो है वो 30, 70-30 या फिर 50-50, ये इनका को पेमेंट व्यवस्था ये चुन सकते हैं। चाहे ये 70-30 की व्यवस्था चुन ले और चाहे 50-50 का। 70 बीमा कंपनी, 30 लाभार्थी और चाहे 50-50 दोनों। ठीक है, इसको जीएसटी से छूट दी गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसको जीएसटी से छूट दी गई है कि नहीं, तो जीएसटी से इसको छूट दी गई है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य योजना ये शुरू कब हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 1954 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस पॉलिसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराएगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराएगी, ये इसको दायित्व दिया गया है। फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए 2026 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का कौन सा संस्करण प्रदान किया गया? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेके अभी जो ये संस्करण है ये 83वां संस्करण है, 83rd। और ये कहां पर प्रदान किया गया है? लॉस एंजलस में। कहां पर? लॉस एंजलस में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? 83वां संस्करण, 83। और कहां पर? लॉस एंजलस। लॉस एंजलस ये यूएसए में भी कहां? कैलिफोर्निया में ये है। और इस दौरान फिल्म और अमेरिकी टेलीविजन प्रस्तुतियों में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वो प्रदान किए गए 1944 में। फिर से याद करिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1944 में शुरू हुआ था और ये हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ द्वारा स्थापित किया गया था। हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार अकादमी पुरस्कारों के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पूरी दुनिया में जो बात की जाती है उसमें जो ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर अकादमी जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर यही माना जाता है। और इसमें माना जाता है कि जो गोल्डन ग्लोब पाएगा उसको ऑस्कर मिलता है, ऐसा माना जाता है, लगभग ऐसा होता आया है। तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है। हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ द्वारा वहां पर इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। अब इसमें पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता? एक सवाल मैंने यहाँ पर ये बनाया है। और ये फिल्म जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फिल्म के लिए जीता है। और इनका नाम है वैगनर मोरा। क्या नाम है? वैगनर। वैगनर का आप सिद्धांत पढ़ते हैं ना, उसी से याद रखिए। वैगनर मोरा ने ये जीता है। और वैगनर मोरा ने ये फिल्म जीता है, जो फिल्म जिसके लिए जीता है वो द सीक्रेट एजेंट। जो फिल्म है वो द सीक्रेट एजेंट, उसके लिए इन्होंने जीता है वैगनर मोरा ने। और ये ड्रामा श्रेणी में इन्होंने जीता है। ये 83वां गोल्डन ग्लोब है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, 83वां है। जेसी बैकली ने फिल्म हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा, ये भी याद करिए, अभिनेत्री ड्रामा जेसी बैकली ने। और टिमोथी सैल्मे को मार्टी सुप्रीम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार मिला है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैगनर मोरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, दूसरा नाम है जेसी बकली, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बकली अभिनेत्री है और जो वैगनर है वो अभिनेता है। और टिमोथी सैल्मे इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसके लिए? म्यूजिकल या कॉमेडी, इसका पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। यहीं से सवाल बनकर आपके सामने जब आ जाएंगे यक्ष प्रश्न बन के, तो आपको याद रखना होगा। और पॉल थॉमस एंडरसन ने
वन बैटल आफ्टर अनदर ये मूवी है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। पॉल थॉमस एंडरसन, एंडरसन डायरेक्टर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म घोषित किया गया है के पॉप डेमन हंटर्स, के पॉप डेमन हंटर्स को। यहां पर मैं आपको ये एक सूची, जैसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म ये हैमनेट है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी वन बैटल आफ्टर अनदर, सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म द सीक्रेट एजेंट, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड के पॉप डेमन हंटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। आजकल एनिमेशन का जमाना है, एआई का जमाना है, तो ऐसी फिल्मों का महत्व है बहुत ज्यादा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा, जो अभी आपको मैंने बताया है, जेसी बकली हैमनेट के लिए, और अभिनेता वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल कॉमेडी रोज बर्न, जब म्यूजिकल कॉमेडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी टिमोथी सैल्मे, और बॉक्स ऑफिस सिनेमैटिक को बॉक्स ऑफिस उपलब्धि के लिए सिनर्स है। निर्देशक में पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ सीरीज ड्रामा द पिट, सर्वश्रेष्ठ सीरीज ड्रामा है ना, सर्वश्रेष्ठ सीरीज अगर ड्रामा की बात की जाए तो द पिट, सर्वश्रेष्ठ सीरीज ड्रामा में द पिट, जो सर्वश्रेष्ठ सीरीज जिसने जीता है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ स्टैंड अप कॉमेडी की बात की जाए तो रिकी जैर्वेस, मॉर्टेलिटी, ये इनकी है मॉर्टेलिटी, ये रिकी जैर्वेस, ये याद रखिएगा, रिकी जैर्वेस, ये नाम याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, गांधीनगर पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किस शुभ अवसर पर किया गया? तो ये तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और भूपेंद्र पटेल जी ने ये सीएम ऑफ गुजरात है, सीएम गुजरात, सीएम गुजरात ने 14 फरवरी को, 14 जनवरी को, केवल 14 फरवरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जनवरी भी है ना, तो उत्तरायण याद रखिएगा, सूर्य का उत्तरायण होता है ना, तो गांधीनगर पतंग महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे लंबे दिनों की शुरुआत माना जाता है, माना जाता है कि इस दिन से लंबे दिनों की शुरुआत होती है, ठीक है। और जब हिंदू पंचांग में उत्तरायण, क्योंकि ये लंबे दिनों की शुरुआत होती है, ये मकर संक्रांति के तौर पर हमारे यहाँ उत्तर भारत में पूरा मनाया जाता है। आप देखते हैं कि आपने पोंगल सुना होगा, आपने ऐसे ही और कई त्योहारों के बारे में जाना होगा जो फसल और हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन के आधार पर मनाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सारे जो त्योहार हैं ऐसे ही मनाए जाते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति इसको कहा जाता है ना। उत्तरायण ऐसा समय होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत 1989 में गुजरात में अहमदाबाद में हुई थी, तब से ये वहां पर मनाया जाता है हर बार, ठीक है। अहमदाबाद जो महोत्सव इसी के साथ आयोजित किया जाता है, तो अहमदाबाद महोत्सव में आपको ये पता होना चाहिए कि अहमदाबाद महोत्सव के साथ साथ अन्य जगहों पर भी पतंग महोत्सव होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पर, लेकिन अहमदाबाद में क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यहीं पर होता है, अन्य जगहों पर भी मनाया जाता है, लेकिन अहमदाबाद महोत्सव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पर शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की। भारत के कोचिंग पारिस्थितिक तंत्र के लिए एकीकृत ढांचे पर रिपोर्ट सौंपने वाले कार्यबल का नेतृत्व किसने किया है? भारतीय बैडमिंटन राष्ट्रीय मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था। कल भी ये क्वेश्चन हमने किया था दूसरे रूप में। उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट सौंपी है और कोचिंग पारिस्थितिक तंत्र के विकास पर बात इन्होंने की है। इन्होंने टॉप्स फॉर कोचेज नामक एक सहायता मॉडल डेवलप करने का प्रस्ताव इसमें रखा है, टॉप्स फॉर कोचेज। और राष्ट्रीय कोच मान्यता बोर्ड, नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड की स्थापना की बात भी इन्होंने की है। खेल मंत्रालय द्वारा लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, जो ये टॉप्स है, ये लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम जो स्कीम है, इसकी शुरुआत 2014 में एथलीटों की सहायता के लिए की गई थी, ठीक है। और ये भारतीय बैडमिंटन राष्ट्रीय मुख्य कोच है पुलेला गोपीचंद, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में गठित कार्यबल ने कोचिंग पारिस्थितिक तंत्र पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने किस देश के खिलाफ सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की?
एक सवाल यहां पर यह बनेगा कि ये कहां की टीम की कप्तान है। एक ये है, तो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की ये कप्तान है एलिसा हीली। भारत के खिलाफ आगामी एक बहुप्रारूपीय सीरीज, मल्टी फॉर्मेट सीरीज होने वाली है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। 15 साल का इनका कैरियर रहा है, 2 वनडे कप और 6 टी20 विश्व कप इन्होंने जीते हैं। मेग लैगिंग के संन्यास के बाद 2023 के अंत में इन्होंने कप्तानी संभाली थी, तब से ये कप्तान है। और हीली के पास महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक शिकार करने का रिकॉर्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट इनके पास है। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेटर एक है मिशेल स्टार्क, उन्हीं की वाइफ है ये। जो मिशेल स्टार्क है, मिशेल स्टार्क की ये वाइफ है, ये भी ध्यान रखिएगा। वाइफ ऑफ मिशेल स्टार्क, यानी कि मिशेल स्टार्क इनके हस्बैंड है, ये ध्यान रखिएगा। 15 साल का इनका कैरियर रहा है, 2 वनडे विश्व कप और 6 टी20 विश्व कप इन्होंने जीते हैं। 2026 में 78वां सेना दिवस भव्य परेड के साथ कहां पर मनाया गया? 78वां सेना दिवस। सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सुमेलित करने में आपसे कई बार सवाल पूछा गया है। 15 जनवरी को यह मनाया जाता है। 2026 में राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर में इसको मनाया गया। 78वां सेना दिवस था। भारतीय सेना की उन्नत सैन्य क्षमताओं को इसमें प्रदर्शित किया गया और परेड में नेपाल आर्मी बैंड ने पार्टिसिपेट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट हो जाता है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को यह दर्शाने वाली बात थी कि नेपाल आर्मी बैंड यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत में हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा के सम्मान में यह मनाया जाता है। 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ ये थे। 1949 में भारतीय सेना के जो पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए थे वो के.एम. करियप्पा थे। जयपुर में ये जो आयोजन हुआ है ये एसएमएस ये स्टेडियम है, वहां पर ये आयोजन किया गया है और सौर्य संध्या का आयोजन वहां पर हुआ। सौर्य संध्या का आयोजन किया गया और इसमें जो सौर्य संध्या का आयोजन हुआ था इसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राजनाथ सिंह ने इसमें सम्मिलित होकर उसको संबोधित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट है। किस देश के आर्मी बैंड ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो नेपाल आर्मी बैंड ने। किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। किसकी? भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? करियप्पा। तो करियप्पा फील्ड मार्शल थे, उन्हीं के सम्मान में यह सेना दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में भारत की चुनौती का नेतृत्व कौन करेगा? कौन करेगा नेतृत्व? तो 2 बार की ये ओलंपिक पदक विजेता है। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, आपको मदद कर रहा हूं। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह आयोजित होगा और ये ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाली हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है, ठीक है। और ये इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रही हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2026 ये इसका नाम है। योनेक्स इसका प्रायोजक है। सनराइज इंडिया ओपन 2026 इसका नाम रखा गया है, योनेक्स। ये BWF विश्व टूर का एक महत्वपूर्ण सुपर 750 टूर्नामेंट है। पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। पीवी सिंधु 2 पदक, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखिएगा, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है, ये 2 हैं। तो ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 यहीं पर 2026 में अगस्त में आयोजित होगी। कहां पर? यहीं पर। कहां पर आयोजित होगी बताइए? यही इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है जहां पर ये हो रहा है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2 बार की
जो ये पदक विजेता है इनका नाम याद रखिएगा, पीवी सिंधु ये नेतृत्व कर रही है। और कहां पर हो रहा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, और ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। इंडोर स्टेडियम ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? किसके द्वारा जारी किया गया है? कल भी हमने इसकी बात की थी। जम्मू कश्मीर ने छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? जम्मू कश्मीर ने। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान। अब जम्मू कश्मीर के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आप देखेंगे 5-6 साल पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी। तो आप कहेंगे कि अभी वहां पर आतंकवादी हमले होते हैं, लेकिन आतंकवादी हमले होने के साथ साथ भी इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है। ये निर्यात तैयारी सूचकांक है, नीति आयोग ने जारी किया है इसको। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। और दूसरा स्थान इसको मिला है। जम्मू कश्मीर ने 51.08 अंक हासिल किए हैं। 2022 में इसकी 17वीं रैंकिंग थी और 17वीं से जंप करके दूसरे पे पहुंचा है। तो ये जो प्रगति है ये ओडीओपी और जिला निर्यात योजनाओं के कारण आई है। अब अभी यूपी में, अब आज के करंट अफेयर में अभी हम लोगों ने उसको न्यूज निकाल लिया है, नेक्स्ट हमारे एपिसोड में वो आएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन ये योजना हमारी शुरू की गई है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना भी शुरू की गई है। तो इन चीजों से क्या होता है? यहाँ पर जब ऐसी चीजें रखी जाती हैं, ऐसी योजनाएं रखी जाती हैं, तो इनसे क्या होता है? इनसे प्रोत्साहन मिलता है, इनसे लोग प्रोत्साहित होकर काम करते हैं, अपनी पहचान बनती है। तो यहाँ पर देखिए उसी ऐसी योजनाओं ने काम किया है। और इसमें 4 स्तंभ मैंने आपको बताया था कि नीति, व्यावसायिकता, निर्यात और प्रदर्शन, इनके आधार पर निर्यात तैयारी सूचकांक ये जो है तैयार किया जाता है। और किसके द्वारा? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर यह आया था। अच्छा, आप लोगों के लिए प्रश्न है, पिछले एपिसोड में हमने बताया था इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है ये आपको बताना है। इसके सीईओ कौन है ये आपको बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ये रिपोर्ट थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने पिछले एपिसोड में आपसे ये चर्चा की थी कि इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला और अंतिम सवाल है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में अभी नियुक्ति हुई है और इनकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम है राकेश अग्रवाल। ठीक है, और इनका कार्यकाल रहेगा 31 अगस्त 2028 तक। 31 अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और ये एक आईपीएस है। किस कैडर के आईपीएस है? हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक न्यूज अभी ये बने हैं, नियुक्त हुए हैं, इसीलिए न्यूज में है। और 1994 बैच के ये आईपीएस है। 31 अगस्त 2028 तक ये रहेंगे। 2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ उसके बाद एनआईए अधिनियम बनाया गया और उसी में 2009 में इसकी स्थापना की गई थी एनआईए की। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2009 में की गई थी। 2008 में जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसके बाद एक अधिनियम आया था, उसी के तहत। इसका कार्य क्या है? आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करना। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो नई दिल्ली में है। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत काम करता है? गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो ये आपके रहे प्रश्न और इनका रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डेली पीडीएफ आपको मिल जाता है, आंसर्स उसमें हाईलाइट रहते हैं, बाकी व्याख्या आप यहां से सीखते हैं, जिससे आपका रिवीजन अनवरत चलता रहे, तैयारी आपकी होती रहे। बाकी कोई भी सहायता आपको चाहिए, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं या आपको लगता है कि हमारी टीम के द्वारा आपके लिए क्या प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, तो इसको आप बता सकते हैं कमेंट करके। अपना प्यार जरूर दीजिएगा, एक लाइक के माध्यम से अपना प्यार छोड़िएगा, एक कमेंट के माध्यम से, और कोई भी बात होगी तो हमसे आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं।
आप चैनल से जुड़े रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।